एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन। टुडे आज हम करने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट रिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज। ये जो हम टॉपिक कवर करेंगे, ये ऐसे टॉपिक है जो इग्नू के एग्जाम्स में बार बार आ चुके हैं। तो एक तरह ये वीडियो सारे उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की है जो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में। एंड मुझे 90% श्योरिटी है कि अभी भी आपके आने वाले एग्जाम में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तरह आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख सकते हो, बिकॉज मैं इसमें सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ और मैं आपको इजी रिलेटेबल लैंग्वेज में ये सारे टॉपिक समझाऊंगी ताकि आपके दिमाग में वो कीवर्ड्स रहें जो आपको एक आंसर में लिखने ज़रूरी है अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BSOG 171 इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, फर्स्ट टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पेपर के पर्सपेक्टिव से, दैट इज सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देखो इसका मतलब क्या होता है। हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं एक तो सिविलाइजेशन की और कल्चर की। पहले हम समझते हैं कि कल्चर क्या होता है। कल्चर बेसिकली वो सब कुछ होता है जो हम सोसाइटी से सीखते हैं। हमारे बिलीव्स, हम फेस्टिवल्स, ड्रेसिंग सेंस, हमें कैसे रहना है, कैसे बड़े लोगों से बात करनी है, हमारा बिहेवियर, रिचुअल, ये सब चीज़ें हम अपनी सोसाइटी से सीख रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से सीख रहे हैं। तो ये होता है कल्चर। आप इस सोसाइटी को एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लो, ठीक है। जैसे एक लैपटॉप में या एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप उसको समझ लो, ठीक है। आपके फ़ोन का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही आपका फ़ोन चलता है। ऐसे ही जो एक सोसाइटी है वो कल्चर के बेसिस पे चलती है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कल्चर एक तरह बेस है एक सोसाइटी का। अब अगर हम इसमें बात करें तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि कल्चर में बिहेवियर, बिलीव्स, वैल्यू, नॉर्म, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ आता है और ये सब ट्रांसमिट होता है, यानी कि एक दूसरे को पास ऑन होता है। इसमें की जो एलिमेंट्स आ जाते हैं वो होती हैं लैंग्वेज, रिलीजन, रिचुअल, कस्टम, आर्ट, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ। अब हम बात करते हैं और इसकी क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें इस टॉपिक में पढ़नी है, जो कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं अपने पेपर के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल्चरल एलिमेंट्स। कल्चर के मेन एलिमेंट्स होते हैं उसके सिंबल्स। जैसे कि अगर मैं सिंबल्स में देखूं तो इंडिया का अगर हम कल्चर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो गया तिरंगा, यानी कि हमारा इंडियन फ्लैग एक सिंबल है। ऐसे ही लैंग्वेज, वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, जितनी भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, हमारी क्लोथिंग, हमारी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ कल्चरल एलिमेंट्स में आती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप समझो कि आपकी कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी का ड्रेस कोड या फिर दिवाली पे लाइट्स लगाना, ये सब हमारे कल्चर ने ही तो हमें सिखाया है। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ बुक्स में कि दिवाली पे लोग लाइट्स लगाएंगे, होली पे हम कलर से खेलेंगे। ये सब हमारे कल्चर ने हमें सिखाया है। तो ये कल्चरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके कल्चर को एक तरह एक फॉर्म में हमें दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन की, क्योंकि ये इसी टॉपिक के अंडर आ रहा है। इंडियन सिविलाइजेशन अगर आपको आता है तो आपको बेसिकली क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ। देखो, इंडियन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, कम से कम 5000 साल पुरानी। अमेजिंग बात यह है कि हमें मॉडर्नाइज होना आता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हम। जैसे कि हम लोग अभी भी मॉडर्न हैं, लेकिन हम लोग पिछले टाइम के ही रिचुअल्स और अपने रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं, ताकि जो हमारी रियल आइडेंटिटी थी वो हमारे साथ ही रहे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे बॉलीवुड स्टाइल चेंज होता रहता है पर वैल्यूज वही रहती हैं। वो एंटरटेनमेंट, ड्रामा जो स्टार्टिंग से चलता आया है पुराने टाइम से, वो अभी भी हमें मूवीज में दिखता है। तो यही होता है इंडियन सिविलाइजेशन में। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, हम चाहे 5000 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमारी अंदर की वैल्यूज, हमारी आइडेंटिटी वही रहेगी। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट कल्चर की, जो इंडिया में फॉलो होता है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, लैंग्वेज हैं, कस्टम्स हैं, लेकिन सब एक साथ ही को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एक हॉस्टल है, हॉस्टल में बहुत तरह के लोग रह रहे हैं, लड़के लड़कियां, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, लेकिन वो सारे मिलके रहते हैं। और वो लोग साथ में, ये नहीं कि वो रह रहे हैं तो लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो यही होगा इंडिया का कल्चर, जो कि कॉम्पोजिट कल्चर है। यहाँ पे सारे रिलीजन के लोग मिलजुल के रहते हैं।
जो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला है ना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में कैसे है। तो आपको एम्फोसाइज करना पड़ेगा कि इंडिया में डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी जो है उसमें कोहेशन है। कोहेशन यानी कि जुड़ के साथ मिलके रहना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो नेक्स्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कोलोनियलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। बहुत इजी है, ये भी कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बेसिक टॉपिक है। हमने कोलोनियलिज्म के बारे में ऑलरेडी बहुत बार स्कूल में भी पढ़ रखा है। अगर हम देखें, पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉलोनियल कंस्ट्रक्शंस के बारे में। कॉलोनियल कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? देखो, ब्रिटिशर्स ने हमें बैकवर्ड और एग्जॉटिक बताया था, यानी कि अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम की बुक्स वगैरह देखें तो उसमें ना इंडियंस को एक तरह बहुत ही अनसिविलाइज्ड लोगों की तरह पोर्ट्रे करा गया था। यानी कि जैसे जानवरों को वो लोग दिखते थे, वैसे वो लोग इंडियंस को पोर्ट्रे करते थे। बैकवर्ड है, सोच बहुत पुरानी है। एग्जॉटिक यानी कि अजीब ढंग से कपड़े पहनते हैं, अजीब ढंग से रूल्स फॉलो करते हैं। वो लोग ये ऐसे इसलिए कहते थे ताकि वो अपना रूल जस्टिफाई कर सके। बिल्कुल वैसे जैसे कोई सीनियर अगर तुम्हें बोल दे कि तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, तुम मेरी सुनो, तो ये हो गया डोमिनेशन वाला पार्ट। तो वो डोमिनेट करने के लिए हमें ऐसा दिखाते थे जैसे हम लोग गवार हैं और वो लोग सुपीरियर हैं। तो ये उन्होंने कॉलोनियली कंस्ट्रक्ट करा था। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कॉलोनियलिज्म का इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रहा। 3 तरह के हम इम्पैक्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। देखो, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हैंडलूम वगैरह ये सब थी ना, वो सब खत्म हो गई थी जब ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल करना स्टार्ट करा था। जब हम कॉलोनीज में तब्दील हो गए थे तो वो सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी। कैश क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कर दी थी उन लोगों ने कि वो लोग जो क्रॉप्स बताते थे वही हम लोग उगाएंगे, जैसे कि इंडिगो प्लांटेशन वगैरह। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम आ गया था। फार्मर्स की लाइफ टफ हो गई थी, उनको अपने लैंड का हिस्सा देना पड़ता था, या फिर जो भी वो प्रॉफिट कमाते थे उन्हें वो देना पड़ता था। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझे, कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, उसे अपने आप को चलाने के लिए स्मॉल बिजनेसेस को खरीदना पड़ रहा है या फिर उन्हें बुरा दिखाना पड़ रहा है। तो ये हो गए इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न एजुकेशन आ गई, इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास बनना और रिफॉर्म बनना स्टार्ट हो गई। यानी कि वो लोग अपनी लैंग्वेजेस हम पे थोपते थे, जो वेस्टर्न रूल्स वो फॉलो करते हैं वो ही वो लोग हमें फॉलो करने के लिए कहते थे, और उनकी जो सोच थी, जो वैल्यूज थी, वो लोग हम पे लगाते थे। और इसी वजह से रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे, जब इंडियन ने काफी सारे मूवमेंट्स करे थे कि हाँ नहीं, हम अपनी लैंग्वेज वगैरह गिव अप नहीं करेंगे। कल्चरल चेंजेस आए काफी सारे, वेस्टर्न आइडियाज आते गए, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म, रैशनल थिंकिंग, ये सब पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, लेकिन इनको आने के बाद जब इन्होंने रूल करना स्टार्ट करा तो हमारे में काफी सारे ये नई चीजें आ गई। इंडिविजुअलिज्म यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी, रैशनलिज्म, हम लॉजिकल सोचने लग गए थे, ये सब। इसकी वजह से नेशनल अवेकनिंग हुआ था। और उसके बाद आपको पता है कि कितने सारे गांधी और नेहरू, इन सब ने कितने सारे रिफॉर्म्स वगैरह करे थे, तो हमारी जाके सोसाइटी हम फ्री हुए थे। अब मैं आपको बता दूं कि इस पे काफी सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि कॉलोनियल रूल से क्या क्या चीजें खत्म हुई थी। तो खत्म हुई थी सती प्रथा, खत्म हुई थी चाइल्ड मैरिज, खत्म हुई थी विडो रीमैरिज, खत्म हुआ था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, खत्म हुआ था। आपको लीडर्स के बारे में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबका नाम बहुत बार मैंने देखा है पेपर में आता हुआ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशन, नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया को नेशन कैसे इमेजिन किया गया ये हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तभी देखो, नेशन से नेशनलिज्म आएगा और फिर आइडिया ऑफ इंडिया बना। ठीक है, पहले देखते हैं नेशन का स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ। इंडिया ने सिविक नेशनलिज्म अडॉप्ट किया, यानी कि नेशनैलिटी इज बेस्ड ऑन सिटीजनशिप, नॉट ऑन रिलीजन, कास्ट या लैंग्वेज। यानी कि आप इंडिया में रह रहे हो तो आप इंडिया के सिटीजन हो। ये नहीं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो तो हम आपको इंडियन की सिटीजनशिप देंगे, नहीं। अगर आप इंडिया के बॉर्डर के अंदर हो तो आप इंडिया के सिटीजन हो। यहाँ पे हम लोग नेशनलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म की भी बात करेंगे। नेशनलिज्म हम लोगों को यूनाइट करता है। नेशनलिज्म होता है जब हम नेशन वाली फीलिंग है, वी फीलिंग, जब हम लोग कहते हैं ना कि यार हम लोग इंडियन है ना, हम लोग भारत माता, ये सब जो कहते हैं वर्ड जिसमें हमारा नेशन आ जाता है, वो नेशनलिज्म होता है। कम्युनलिज्म हमें डिवाइड करता है जब हम कहते हैं कि हमारा रिलीजन पहले आएगा। अगर इस टॉपिक में बोलना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। अभी की कंट्री में हमारा कम्युनलिज्म काफी फॉलो हो रहा है, काफी लोग रिलीजन करते हैं। नेशनलिज्म वाली फीलिंग हमारे से स्पोर्ट्स में ही जागती है और कहीं नहीं। सेक्युलरिज्म इन इंडिया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, ये जो 3 चीजें हमने पढ़ी हैं यहाँ पे,
इसमें नेशनलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ये दोनों ऐसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, बिकॉज बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, अभी ये लोग चल रही हैं ऐसी चीजें हमारी कंट्री में, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। सेक्युलरिज्म इन इंडिया का मतलब यही है कि हम लोग सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, कोई सेपरेशन नहीं है, ठीक है, अलग अलग चीजों को पे बांटा नहीं जाता रिलीजन को। चैलेंजेस तब होते हैं जब रिलीजन को पॉलिटिकल गेन के लिए यूज किया जाता है, और ये हमें पता है कि प्रैक्टिकली इंडिया में ऐसा हो भी रहा है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कास्ट एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। काफी फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर का, मैं आपको बता दूं, इस पे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी कुछ इसमें पढ़ना है। बहुत इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको आराम से समझना। देखो पहले हम पढ़ लेते हैं वर्ना सिस्टम के बारे में। देखो जितने भी एंशियंट टेक्स्ट वगैरह थे ना, स्क्रिप्चर्स वगैरह थे, उसमें 4 वर्नास दिए गए थे, 4 फोल्ड हायरार्की कहते हैं इसे। 4 फोल्ड हायरार्की यानी कि हायरार्की मतलब एक, तुम लगा लो जैसे कि सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियों की तरह ही है, सबसे ऊपर एक चीज, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे करके। इसमें 4 फोल्ड हायरार्की है। सबसे ऊपर आ जाते हैं ब्राह्मण, फिर आते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य, और फिर आते हैं शूद्रा। शूद्रा से नीचे भी अनटचेबल आते हैं, लेकिन उनको बाहर रखा गया इस चीज से अब, ठीक है। तो ये 4 फोल्ड हायरार्की है। इसमें प्यूरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, यानी कि जो ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जिस सड़क से जाएगा या जो खाना खाएगा वो एक शूद्रा नहीं खा सकता, ना ही वो उस सड़क पे चल सकता है। बहुत जगहों पे अभी भी ये चीजें प्रैक्टिस होती हैं, जहां पे ब्राह्मण जो है अगर उसने एक जगह से वो चल के जा रहा है तो शूद्रा वहां से नहीं जाएगा। अगर किसी शूद्रा ने कोई टैप या कोई चीज टच कर ली तो ब्राह्मण उसे यूज नहीं करेगा। ये होती है वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है यहाँ पे, यानी कि ब्राह्मण जो है वो प्रीस्ट बनते हैं फॉर श्योर, और शूद्रा जो है वो छोटे मोटे ऐसे काम करते हैं जो और कोई नहीं करेगा, जैसे कि साफ सफाई के या फिर डेथ वगैरह रिचुअल जो होते हैं वो सब। थियोरेटिकल मॉडल है ये एंशिएंट टेक्स्ट। अभी भी कास्ट बेस्ड सिस्टम ये सब चलता आ रहा है, कहीं कहीं पे हमें सामने नहीं दिखता, लेकिन बहुत जगह अभी भी ये चीजें प्रैक्टिस होती है। जाति सिस्टम की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो काफी सारी जातियां, हजारों तरह की जातियां एग्जिस्ट करती हैं। बर्थ बेस्ड होती हैं, एंडोगैमस होती है। एंडोगैमस यानी कि अपनी ही जाति में आप शादी करोगे, अपनी जाति से बाहर नहीं करोगे। एक्सोगैमस होता है जब आप अपनी जाति से बाहर जाके शादी कर सकते हो। ये रीजन स्पेसिफिक होती हैं, काफी जगहों पर काफी रीजन्स में अलग अलग तरह की जातियां एग्जिस्ट करती हैं। इनकी आपस में हायरार्की भी होती है, जो हमने पढ़ी अभी 4 फोल्ड हायरार्की हमने वर्ना सिस्टम में पढ़ी। जाति सिस्टम में भी कभी कभी हायरार्कीज होती है। बर्थ बेस्ड मेंबरशिप होती है, यानी कि जिस जाति में आप पैदा हुए हो आपका स्टेटस वहीं से डिसाइड हो जाता है कि आप क्या बनोगे लाइफ में, क्या ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करोगे। बर्थ बेस्ड है ये। फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज होती है कभी कभी कि आप एक जाति से दूसरी जाति में मूव कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेरा फेवरेट टॉपिक, दैट इज संस्कृताइजेशन। एम.एन. श्रीनिवास बहुत ही ज्यादा फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में आप आगे जाके बहुत कुछ पढ़ने वाले हो अगर आप मास्टर्स करते हो। एम.एन. श्रीनिवास ने आपको एक टर्म दिया था संस्कृताइजेशन। उन्होंने क्या कंसेप्ट बताया था, एक लोअर कास्ट जब अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस को कॉपी करने लग जाता है ताकि वो अपना स्टेटस इंप्रूव करे, तो उसे कहते हैं संस्कृताइजेशन। तो अगर मैं आपको ना एक एग्जांपल बताऊं, अगर आप कॉलेज में कभी गए हो तो कॉलेज में अगर एक फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट एक थर्ड ईयर वाले को कॉपी कर रहा है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसका बोलने का स्टाइल, तो वो उसके जैसा बनना चाहता है इसलिए कॉपी कर रहा है ना, तो इसे हम कहेंगे संस्कृताइजेशन। जब एक शूद्रा ब्राह्मण की तरह बनने के लिए या वैश्य की तरह बनने के लिए उनकी चीजें अडॉप्ट करने लग जाएगा, उनकी तरह खाने लग जाएगा, रहने लग जाएगा, तो उसे हम कहेंगे संस्कृताइजेशन। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो उस हायरार्की में ऊपर शिफ्ट हो सके, हायर स्टेटस पा सके, ठीक है। डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, जो कास्ट ग्रुप पॉपुलेशन, इकोनॉमिक पावर प्लस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है वो डोमिनेंट कास्ट होगी। यानी कि जो लोग काफी ज्यादा पॉपुलेशन में हैं, उनके पास पैसा भी है और उनके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, वो हो गई डोमिनेंट कास्ट। बेसिकली डोमिनेंट कास्ट विलेज में एग्जिस्ट करती है, जहां पे ये लोग काफी ज्यादा डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान देते हैं। कास्ट एंड पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, बहुत बार सुना है, कास्ट जो है आजकल एक पॉलिटिकल टूल बन चुकी है। इसके बेसिस पे वोटिंग होती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, रिजर्वेशन होती है, सब कुछ आजकल कास्ट से रिलेटेड होता है। बहुत लोग वोट मांगते हैं, बहुत लोग वोट नहीं देते कास्ट के बेसिस पे,
और हमें पता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी कि काफी लोग अपनी आइडेंटिटी के बेसिस पे खड़े होते हैं और बोलते हैं कि अरे मैं दलित हूं तो मैं दलित को वोट दो, तुम जितने भी दलित हो मेरे को वोट दो क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए आज के टाइम में, बट होता आया है तो होता आ रहा है। काफी सारे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। कास्ट जो है वो बहुत मेजर पार्ट है मैरिज का, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का, एक्सेस टू रिसोर्सेज का। मैरिज हमें आज भी पता है लोग अपनी कास्ट में प्रेफर करते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एक नीची जात को नहीं आने देते ऊपर। एक्सेस टू रिसोर्सेज रिजर्वेशन इसीलिए बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, प्लीज इसको अच्छे से करके जाना। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड ट्राइबल इश्यूज। देखो, ट्राइबल कम्युनिटीज का स्ट्रक्चर कास्ट से अलग होता है। जैसे कास्ट में हमने हायरार्की वगैरह पढ़ी, यहाँ पे ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन इनका भी थोड़ी बहुत चीजें होती है। इनके फीचर्स क्या होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन अ ट्राइब एंड अ कास्ट। तो प्लीज ये ध्यान से पढ़ना। हमने कास्ट के तो पढ़ लिए, अब हम ट्राइब के देखते हैं। ट्राइब में फीचर्स होते हैं, इनकी कॉमन टेरिटरी होती है, यानी कि एक बाउंड्री, एक जोग्राफिकल लोकेशन इनका अलग होता है, जहाँ ये रह रहे हैं वो एक कॉमन होता है इनका। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल होती है, इनका नेचर के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, और ये लोग एक डायलेक्ट, मतलब इनका बोलने का तरीका एक जैसा होता है। ये होते हैं ट्राइबल जो कम्युनिटीज है, इनके कुछ फीचर्स। अब अगर हम ट्राइबल वर्सेस कास्ट की बात करें, ट्राइब वर्सेस कास्ट, तो ट्राइब जो है इनमें इक्वालिटी होती है, इनमें कोई सोशल इनइक्वालिटी नहीं होती, और ये थोड़ा आइसोलेशन में रहते हैं, अलग रहते हैं। वहीं कास्ट में हायरार्की बहुत ज्यादा होती है, इनमें सोशल इनइक्वालिटी होती है, इनमें ऑक्यूपेशनल रोल्स बेस्ड होते हैं, इनमें रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे जाते हैं, कास्ट बेस्ड रूल्स। ठीक है, मेजर इश्यूज जो ट्राइबल प्रॉब्लम्स जो ये लोग फॉलो, मतलब इन लोगों को भुगतनी पड़ती है चीजें ट्राइबल्स को, वो क्या क्या है। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट, हमने पता ही है, हमें डैम्स वगैरह बनती हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनकी वजह से ट्राइबल अपनी लैंड लूज कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है ट्राइबल के लिए। ठीक है, उनको लैंड वगैरह वो लोग कहते हैं कि प्रोवाइड करा जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, उनका लाइवलीहुड चला जाता है क्योंकि वो लोग नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। डेवलपमेंट वर्सेस राइट, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट भी चाहिए और ट्राइबल को अपना फॉरेस्ट राइट चाहिए, तो इसके लिए काफी ज्यादा उन दोनों में इश्यूज आते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम, काफी सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे थे, 5th 6th शेड्यूल, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन हम सबको पता है ये सारे एम्पावर करने के लिए ट्राइबल्स को हुए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ग्राउंड रियलिटी पे। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली, किनशिप एंड मैरिज सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इजी टॉपिक है, मुझे लगता है आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर्स का ट्रांजिशन कैसे हो रहा है आजकल मॉडर्न सोसाइटी में। पहले क्या होता था फॉलो और अब क्या हो रहा है। पहले जॉइंट फैमिलीज बहुत कॉमन थी, सब एक घर में एक किचन होता था, मल्टीपल जनरेशंस रहते थे। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं ड्यू टू जॉब्स, माइग्रेशन, अर्बन लाइफ। बट इमोशनल जॉइंटनेस अभी भी रहती है, मम्मी पापा से वीकेंड पे कॉल पे बात करना और ये सब भी चलता रहता है ना। तो पहले जॉइंट फैमिलीज थी, अब वो न्यूक्लियर हो गई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लोग जॉब्स की वजह से मूव हो रहे हैं। लेकिन इमोशनल कनेक्टिविटी अभी भी है, ये तुम्हें लिखना है अगर फैमिली स्ट्रक्चर पे आएगा आंसर तो। किनशिप की टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में बहुत फॉलो करा जाता है। इंडिया में रिलेटिव्स के लिए स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि हम लोग फॉलो करते हैं मामा, चाचा, बुआ, ये सब। ये शो करते हैं कि रिलेशनशिप कितने डिटेल्ड होते हैं। देखो, बाहर की कंट्री में अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें, अमेरिका में वही सब अंकल आंटी ही सबको बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक नाम होते हैं, चाचा चाचा होते हैं और ताऊजी ताऊजी होते हैं, है ना। पर वहां बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। तो किनशिप टर्मिनोलॉजी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ऑब्लिगेशंस भी देखने को मिलते हैं कि हमें बड़ों को कैसे रेफर करना है, छोटों से कैसे बात करनी है, ये सब। मैरिज रूल्स मैंने पहले भी डिस्कस करे, एंडोगैमी एक्सोगैमी के। कास्ट के जब आप अंदर शादी कर रहे हो दैट इज एंडोगैमी, और बाहर शादी कर रहे हो तो एक्सोगैमी। यूजुअली लोग कास्ट के अंदर करते हैं और गोत्र के बाहर करते हैं, तो वो एक्सोगैमी हो गया। साउथ इंडिया में क्रॉस कजन मैरिज अलाउड होती है, यानी कि आप चाचा के बेटे या फिर बुआ के बेटे से कर सकते हो शादी, तो ये साउथ इंडिया में अलाउड होता है। ठीक है, अरेंज मैरिजेस बहुत कॉमन होती है, लव मैरिज इंक्रीज हो रही है लेकिन इतनी कॉमन नहीं है अभी भी। चेंजिंग पैटर्न अगर हम देखें मैरिज के में, तो मैरिज एज बढ़ रही है आजकल, इंटरकास्ट मैरिजेस स्लोली इंक्रीज हो रही है, डाइवोर्स रेट अर्बन एरियाज में ज्यादा हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप भी अब एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये चेंजिंग पैटर्न है जो हम मैरिज में आजकल देख सकते हैं इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं विलेज, रूरल सोसाइटी एंड अग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन।
इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना। इंडियन विलेज तो आपको पता ही होगा कि विलेज क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या अग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। जो पहले फॉलो होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जजमानी सिस्टम, बहुत फेमस है ये एक ट्रेडिशनल एक्सचेंज सिस्टम होता था। यहाँ पे कारपेंटर, बार्बर, प्रीस्ट सर्विसेज देते थे और बदले में ग्रेन्स या गुड्स मिलते थे। यानी कि जजमानी सिस्टम के टाइम पे पैसे नहीं थे, तो एक तरह बार्टर तुम लगा सकते हो कि कोई किसी के लिए काम कर रहा है तो तुम उसको एक्सचेंज में या तो खाने के लिए दे दोगे या फिर कुछ चीज उठा के दे दोगे। पैसे तब एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो ये था जुजमानी सिस्टम। एग्रेरियन रिलेशनशिप काफी ज्यादा है जो पहले फॉलो होते थे। डोमिनेंट कास्ट के पास बहुत लैंड होता था, वो लोग टेनेंट्स और लेबर्स को काफी नीचे का समझते थे, तो वो उन्हें किराए पे दे देते थे, फिर उनसे उनकी क्रॉप्स भी ले लेते थे, उनका प्रॉफिट शेयर भी ले लेते थे। तो ये सब पहले फॉलो होता था अग्रेरियन रिलेशनशिप में। पंचायती राज विलेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल इंडियन विलेज के। जजमानी सिस्टम पढ़ लिया, अग्रेरियन रिलेशन पढ़ लिए। पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया। यहाँ पे हमें देखने को मिला कि यहाँ पे 3 टायर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गई थी। इन्होंने इलेक्शंस मैंडेटरी कर दिए थे, रिजर्वेशन थी वुमेन के लिए, SC ST को बहुत प्रमोट करा गया। पंचायती राज एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो विलेज के डिसीजंस हैं या विलेज की लॉ मेकिंग या डिसीजन मेकिंग है वो पंचायत के हाथ में होती है। पंचायत का एक हेड होता है सरपंच, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रूरल चेंज एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस की। रूरल चेंज में क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन से काफी चीजें चेंज हुई। HYV सीड्स आए, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ी। लेकिन इसका बेनिफिट सिर्फ कुछ जगह पे हुआ था, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पे। लेकिन चैलेंजेस इसके क्या आते हैं? सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर डेप्लीशन हो रहा है, फार्मर डिस्ट्रेस में है। अगर हम अभी के चैलेंजेस देखें रूरल डिस्ट्रेस के, तो देखो जितना भी यूथ है ना वो सिटीज की तरफ जा रहा है, जॉब्स की तरफ जा रहा है। लेकिन जितने भी फार्मिंग वगैरह हैं उससे लोग हट रहे हैं। जो ही पुराने टाइम के लोग हैं वो ज्यादा फार्मिंग में हैं, अभी के लोग इतना नहीं है, क्योंकि जितना भी हमारा यूथ है वो नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा जाना चाहता है, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए, रूरल चेंज, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस यानी कि मॉडर्न चैलेंजेस जो हमने पढ़ लिया यहाँ पे नीचे। अब हम बात करने वाले हैं सोशल चेंज, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की। बहुत इजी है, बहुत बार मैंने पढ़ाया भी हुआ है पिछले कुछ सब्जेक्ट्स में। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी समझते हैं। देखो जब सोसाइटी ट्रेडिशनल से मॉडर्न हो जाती है तो उसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। इंडस्ट्रीज आ गई, सिटीज आ गई, रैशनल थिंकिंग आ गई, ये सब मॉडर्नाइजेशन हो गया। यानी कि जब हम वेस्टर्न एक जो सोच है वो हम ज़्यादा अपनी लाइफ में लागू करना शुरू कर देते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी हो गई। डिपेंडेंसी थ्योरी मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज करता है। ये कहता है कि डेवलप कंट्रीज ने पुअर कंट्री को अंडर डेवलप बनाया। यानी कि एक पुअर कंट्री रिच कंट्री पे डेवलप्ड होती है पैसों के लिए, और जो रिच कंट्री है वो एक्सप्लॉइट करती है पुअर कंट्री को। तो ये होगा डिपेंडेंसी थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में हमने बहुत बार पढ़ा है, 3 जोन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है पूरी कंट्रीज को। 3 जोन्स है, कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी। कोर वो होती है जो रिच कंट्रीज है जिनके पास सब कुछ है। पेरीफेरी वो होती है जो लो इनकम है, उनके पास कुछ नहीं है। सेमी पेरीफेरी है जिनके पास दोनों चीजें हैं, पैसा भी है थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत उनके पास रॉ मटेरियल और लेबर भी है, मतलब वो रिच पुअर दोनों में आ जाती है। तो ये एक अनइक्वल सिस्टम क्रिएट करता है, तो इसे कहते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये वॉलरस्टीन की है, इमैनुअल वॉलरस्टीन यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल प्रोसेसेस, यानी कि सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, उसके कुछ प्रोसेसेस। पहले देख लेते हैं, पहला आ गया अर्बनाइजेशन, यानी कि विलेजेस से लोग सिटीज तक माइग्रेट कर रहे हैं। लाइफस्टाइल और वैल्यूज चेंज हो रहे हैं आजकल लोगों के। सिटी में नेबर्स का नाम तक नहीं पता होता, लेकिन गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं। तो अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है, हम लोग दूर हो रहे हैं, सोशल आइसोलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। पहले जो सारा हाथों का काम था वो सारा मशीनरी पे जा रहा है, वेज लेबर आ गई है, फैक्ट्रीज आ गई हैं, न्यू सोशल क्लासेस इमर्ज हो रही है। पहले ऐसी नहीं थी, मिडिल क्लास वाला चीज पहले नहीं था, अब आना स्टार्ट हुआ है। एजुकेशन एंड मोबिलिटी, एजुकेशन से क्लास चेंज पॉसिबल है। जैसे कि अगर एक फार्मर का बच्चा बड़ा होके पढ़ जाए, इंजीनियर बन जाए या IAS ऑफिसर बन जाए, तो उसका सोशल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा। आजकल ये पॉसिबल हो रहा है। बाकी अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, बहुत बार आप लोगों ने ग्लोबलाइजेशन पढ़ रखा होगा। 1991 के बाद इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट बन गया था, बिकॉज हमने LPG अडॉप्ट कर लिया था। LPG में ग्लोबलाइजेशन आया, जिससे हम लोग जो बाहर का कल्चर है इंडिया में देख पा रहे हैं।
जैसे कि जितने भी बीपीओ वगैरह हैं, ये सब यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया था। लेकिन इसकी वजह से इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ गई है और जो लोकल लोग थे उन लोगों का काम कम हो गया है। ठीक है, इजी टॉपिक है तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये सारे आपको पढ़ के जाने पेपर के लिए। अब हम बात करने वाले हैं जेंडर, रिलीजन, इन सब के टॉपिक्स, और हम कुछ ऐसे टॉपिक देखेंगे जो ज्यादातर आते हैं पेपर में। पहले पढ़ लेते हैं पैट्रियार्की एंड जेंडर। फेवरेट टॉपिक है ये मेरा, तो मैं इसलिए इसको अच्छे से तुम्हें समझाती हूँ। इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, देखो इंडियन सोसाइटी जो है ना वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये सब हमें पता है। एक घर का हेड मेल पर्सन होता है, हमारी कंट्री का हेड एक मेल पर्सन है। तो आजकल जो चीज फॉलो हो रही है सोसाइटी में वो यही है, मेल डोमिनेंस देखा जाता है सोसाइटी में भी, फैमिली में भी। वुमेन काफी सारे मूवमेंट्स करती हैं बिकॉज उन्हें अपने लीगल राइट्स चाहिए, बट उन्हें वो मिल नहीं रहे हैं। उनके लीगल राइट्स है प्रॉपर्टी पे, डाइवोर्स पे, एंटी डाउरी लॉस, ये सब पे। लेकिन अभी भी इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, वर्क प्लेस बायस, यानी कि एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं एक ही पोजीशन पे, लेकिन मेल को ज्यादा पे मिल रहा है और वुमेन को नहीं। ये हो गया पैट्रियार्की एंड जेंडर। रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म, देखो कम्युनलिज्म ज्यादा बढ़ रहा है हमारी कंट्री में अब। रिलीजन को एक पॉलिटिकली मिसयूज करा जाता है, रिलीजन के नाम पे वोट्स लिए जाते हैं, हमें पता है। तो इंडिया का सेक्युलरिज्म इक्वल रिस्पेक्ट देना पसंद करता है, लेकिन उतना ही सेक्युलरिज्म की वजह से आजकल जो है सेपरेशन बढ़ रहा है, बिकॉज लोग रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं रादर देन और किसी चीज को। ठीक है, अब मैं आपको पीवाईक्यू अगर बताऊं, जो पहले पेपर में बहुत आए हैं, एक तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें कास्ट बेस्ड वोटिंग लिखनी है, रिजर्वेशन लिखना है, डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, संस्कृताइजेशन क्या होता है, ये सब लिखना है। कॉम्पोजिट कल्चर, यूनिटी, डाइवर्सिटी पे आता है, हमने पढ़ लिया है। कोलोनियल इम्पैक्ट पे आते हैं, इसमें तुम्हें इकोनॉमिक ड्रेन, सोशल रिफॉर्म, मिडिल क्लास कैसे आया, वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सब लिखना है। मॉडर्नाइजेशन वर्सेस डिपेंडेंसी, दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इस पे तुम लिख सकते हो इजीली। बाकी और जो एरियाज है जिन पे क्वेश्चन आते हैं वो है पंचायती राज, फैमिली स्ट्रक्चर पे आ जाता है न्यूक्लियर जॉइंट वाला, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट पे आ जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी पे आता है। जेंडर इनइक्वालिटी सबसे इजी टॉपिक है। वुमेन मूवमेंट्स पे आएगा, बट मैंने इतना देखा नहीं, लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी जरूर कर लेना। मेरे जितने टॉपिक कवर हो सकते थे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो सारे तुम्हें समझा दिए हैं। इसके बाद भी तुम्हें डाउट्स हो तो तुम नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, और अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे को बस एक कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।